हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 23 आज हम डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का मीनिंग समझ लिया था। आज हम इनके डिफरेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अगर मैं आपको क्विकली रिवाइज कराऊँ तो क्या था। जैसे ए ने उधार सामान बेचा बी को, तो ए एक बिल राइट करते हैं जिसको पहले हम ड्राफ्ट बोलते हैं। ये बिल राइट करते हैं, ये बी को बोलते हैं कि आप मुझे इतनी इतनी तारीख को इतनी पेमेंट करोगे। बी इस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या था, कोई पर्सन है मान लो एक्स, वो खुद से ही एक प्रॉमिस लिखते हैं। मान लो उनको किसी को पैसे देने हैं, तो एक्स एक नोट खुद से राइट करते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे, मैं इतनी इतनी तारीख को इतने इतने रुपए आपको दूंगा, तो वो हो जाता है प्रोमिसरी नोट। ठीक है। तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट हमने कल बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज होती हैं, जबकि प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं। प्रोमिसरी नोट में तो 2 ही पार्टी हैं, एक जिसने प्रोमिसरी नोट लिखा है और दूसरा पेई जिसको पैसा मिलना है। ठीक है। अच्छा, अब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज होती हैं। 3 पार्टीज कैसे, एक तो ड्रॉअर होगा, एक जो एक्सेप्ट कर रहा है वो होगा, और एक जिसको पैसा मिलेगा। अब ड्रॉअर और पेई सेम भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो 2 पार्टीज हो जाएंगी, अदरवाइज 3 पार्टीज भी हो सकती हैं। ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हो सकती हैं, जबकि प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होती हैं। देन देखो, इसको ड्रॉ कौन करता है, कौन लिखता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया कि जो उधार में सामान बेचेगा यानी क्रेडिटर लिखेगा। यानी मान लो ए है तो ए ये लिखेगा ना बी को कि भाई आप मुझे इतनी इतनी तारीख को पैसा दोगे, क्योंकि ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर कौन देगा इस केस में, ए देगा, क्योंकि ए ने सामान उधार में बेचा है, तो वो बी को ऑर्डर देगा कि भाई आप मुझे इतनी इतनी तारीख को पैसे दोगे। ठीक है। वहीं प्रोमिसरी नोट कौन लिखता है, जिसको पैसे देने होते हैं, मतलब यानी बी जो है यहाँ पे जो डेटर है उससे वो लिखेगा प्रोमिसरी नोट कि मैं प्रॉमिस करता हूँ पे करने का। ए थोड़ा ही लिख सकता है। ए क्यों लिखेगा इसको बी को कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे किसने देने हैं, बी ने देने हैं, और किसको देने हैं, ए को देने हैं, तो बी लिखेगा प्रोमिसरी नोट। ठीक है। ओके। अब देखो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक ऑर्डर होता है, वहीं प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है। ठीक है। इस ऑर्डर के अंदर क्या है, ए बी को ऑर्डर कर रहा है कि आप मुझे इतनी तारीख को इतना पैसा दोगे। वहीं प्रोमिसरी नोट में क्या है, बी प्रॉमिस करता है कि भाई मैं इतनी तारीख को पैसे दूंगा। ठीक है। देन देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। मान लो ए ने लिखा, वो पहले तो ड्राफ्ट होगा, मैंने आपको बताया था। अब बी जब तक इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, ए ने लिख दिया कि आप 2 महीने बाद मुझे इतनी तारीख को 10,000 रुपये दोगे, लेकिन बी जब तक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनेगा। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टेंस जरूरी है। बट प्रोमिसरी नोट में क्या है, मान लो एक्स है या वाई है, जो भी पर्सन है जो प्रॉमिस कर रहा है उसने कर दिया। अब एक्स ने प्रोमिसरी नोट लिख दिया कि मैं वाई को 10,000 रुपये दूंगा इतनी तारीख को, तो उसमें वाई की एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वाई को तो पैसा मिलना है ना। फाइन। अच्छा, देन नेक्स्ट डिफरेंस है कि ड्रॉअर और मेकर जो है वो पेई हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, बट प्रोमिसरी नोट के केस में नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि ए मान लो बी के ऊपर बिल लिख रहा है, तो ए ये भी लिख सकता है कि तुम मुझे पैसा दोगे। ए ये भी लिख सकता है कि आप सी को पैसा दोगे। जैसे कल के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पेबल टू ए भी हो सकता है, पेबल टू थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। तो जो ड्रॉअर है वो पेई हो सकता है, यानी ए है, ए को ही पेमेंट मिले ऐसा भी लिखा हो सकता है। यानी ड्रॉअर नेसेसरी तो नहीं है कि पेई होगा, लेकिन पेई हो सकता है। यानी अगर ड्रॉअर कौन होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। ठीक है। अब एक केस ये हो सकता है कि वो ये मांगे कि मुझे ही पैसा आप दोगे, तो इस केस में क्या है, ड्रॉअर और पेई सेम होते हैं। ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ प्रोमिसरी नोट में, तो क्या प्रोमिसरी नोट में ड्रॉअर और पेई सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोमिसरी नोट का ड्रॉअर कौन है, जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, और पेई कौन है, जिसको पैसा मिलना है। क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? मैं खुद को ही प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं इतना तारीख को पेमेंट करूँगी, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी इस बात की। तो यानी प्रोमिसरी नोट में जो मेकर है या जो ड्रॉअर है या जो प्रोमिसर है, ये तीनों एक ही पर्सन है, ये पेई से अलग होंगे, ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है। देन देखो, कोई स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड है। मैंने आपको बताया था पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब वो बिल प्रेजेंट कर दिया जाएगा उसी दिन पेमेंट करनी पड़ेगी।
ठीक है, वो होता है पेबल ऑन डिमांड, कि जब पैसा मांगा जाएगा तब उसे पैसा देना पड़ेगा। बट अदरवाइज अगर मान लो एक पर्टिकुलर डेट का हम मेंशन कर देते हैं कि इस डेट को देना है पैसा या इतने महीने बाद देना है, एक पर्टिकुलर पीरियड मेंशन कर देते हैं, उस पर स्टैम्प वैल्यू फिर आपको लगवानी पड़ती है, स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है। प्रोमिसरी नोट में हमेशा ही स्टैम्प की ज़रूरत पड़ेगी, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में भी जनरली ये होता है कि स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर पेएबल ऑन डिमांड है तो फिर उसमें स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो ये डिफरेंस थे बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा इसको। देन देखिए, अब हम बात करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब क्या है। डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब है वो डेट जिसके ऊपर पेमेंट जो है बिल की वो ड्यू हो जाती है, उसको हम ड्यू डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लो जनवरी 1 2022, ठीक है, इसको एक बिल लिखा गया, 1 महीने की एक्सपायरी के बाद पेमेंट करनी है, तो 1 महीने की एक्सपायरी हो गई आपकी 1 फरवरी, ठीक है। अब इसमें 3 दिन हम ग्रेस के डालेंगे, वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे होता है, बट अगर 1 महीने के लिए है तो ये 1 फरवरी को ड्यू हो गया, ये बनेगी आपकी ड्यू डेट, ठीक है। अब ड्यू डेट जब हम निकालते हैं ना, इस केस में हम क्या करते हैं, 3 दिन हमेशा ऐड करेंगे, किस लिए, ग्रेस के पीरियड्स होते हैं ये। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, पेपर में अगर 40 मार्क्स से आप पास होने वाले और आपके 39 आ गए, तो टीचर ने आपको 1 नंबर देके, 1 नंबर का ग्रेस मार्क देके पास कर दिया, तो वैसे ही इसमें हम 3 दिन ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे हर बिल के अंदर। तो क्या होगा, 1 फरवरी में 3 ऐड कर दीजिए, 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 फरवरी हो गया, तो 4 फरवरी इसकी एग्जैक्ट ड्यू डेट होगी, यानी 4 फरवरी को पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट होती है पीरियड, एक एग्जाम्पल और है वो कर लेते हैं। एक बिल है जिसको ड्रॉ किया गया 1 जुलाई 2022 को, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने लेने हैं आपने। इट्स मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी वो देखते हैं। 1 जुलाई को 2 महीने के लिए, तो पहला महीना कंप्लीट होगा 1 अगस्त को, दूसरा हो जाएगा 1 सितंबर को, ठीक है। 1 सितंबर को 2 महीने हो गए ना, आपको इस तरह से काउंट करना है। देखो अगर मंथ्स दिए हुए हैं तो मंथ वाइज काउंट करोगे, डेज दिए हुए हैं तो फिर आपको 30-31 वाला हिसाब देखना है, ठीक है। तो अभी आपको दिया 2 मंथ्स, तो 1 अगस्त 1 सितंबर, 1 सितंबर को 2 महीने हो गए पूरे। अब 1 सितंबर में 3 दिन आप ऐड करोगे, 1 + 3 कर दो, क्या आ जाएगा 4, तो 4 सितंबर 2022 को इसकी ड्यू डेट होगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मैच्योरिटी डेट निकालनी होती है, आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी होती है। जैसे मान लो कोई बिल है, अब जैसे जस्ट सपोज एक बिल आपने 30 जनवरी को ड्रॉ किया, ठीक है, 1 महीने के लिए, तो अब मुझे बताओ 30 फरवरी तो आती नहीं, तो फिर क्या लोगे आप, फिर आप लोगे 28 फरवरी या 29 फरवरी, जो भी लास्ट डेट है वो काउंट हो जाएगी, ठीक है। अगर लीप ईयर है तो 29 होगी और अदरवाइज 28 होगी, फिर इसमें हम 3 दिन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। जैसे इसमें आप एक एग्जांपल देखो, अगर मान लो इसने दिया है ए बिल इज ड्रॉन ऑन 31 जनवरी 2023, ठीक है, 31 जनवरी 2023 को आपने एक बिल ड्रॉ किया है 1 महीने के लिए, मंथ की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, 1 मंथ के लिए आपने किया है, तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी। तो देखो आपने कब किया, जनवरी 31 को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फरवरी में 31 आएगा, नहीं आएगा, आपने किया 1 महीने के लिए, तो फरवरी की लास्ट डेट ले लो। अब ये लीप ईयर नहीं है, 2023 है, 24 होता तो देखते हम, अब 2023 लीप ईयर नहीं है, तो यानी फरवरी 28 इसकी लास्ट डेट होगी। अब इसमें 3 दिन ऐड करना है, 3 दिन ऐड करो, 28 के बाद क्या आएगा, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, तो 3 मार्च आपकी ड्यू डेट हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। और अगर मान लो ऐसे हो कि आपने 28 फैब को, अगर मान लो आपने बिल लिखा है 1 महीने के लिए, तो क्या होगा, तो 28 मार्च तो होती है ना हमारे पास, ठीक है, 28 मार्च लेंगे हम, फिर लास्ट डेट नहीं लेंगे मार्च की। यहाँ हमने फरवरी की लास्ट डेट ली है, क्यों ली है, क्योंकि इससे आगे फरवरी का महीना ख़त्म हो जाता है और 1 महीने की बात हुई है, ठीक है। बट अगर मान लो 28 फरवरी को बिल ड्रॉ किया गया 1 महीने के लिए, तो आप क्या लोगे, 28 मार्च लोगे, फिर इसमें 3 दिन ऐड करोगे ग्रेस के और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये नहीं कि 28 फैब है तो आप 30 मार्च ले लो वहाँ पे, ऐसे नहीं, यही डेट आपको अगले महीने में ट्रेस करनी है जिस डेट को आपका बिल लिखा गया है।
तो जैसे 30 जनवरी को लिखा गया था तो 30 फरवरी ढूंढो, 30 फरवरी नहीं आता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28 या 29 लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपने 28 फरवरी को लिखा है तो 28 मार्च तो आता है ना, तो 28 मार्च को एक महीना पूरा, तो 28 मार्च के बाद फिर आप 3 दिन काउंट करोगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर आपने ये ग्रेस पीरियड ऐड किया और मान लो ये आ गया कोई पब्लिक हॉलीडे, ठीक है, तो आप कौन सा मैच्योरिटी डेट लोगे, एक दिन पहले वाला लोगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मान लो आपकी ये मैच्योरिटी पीरियड ऐड करने के बाद, ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद मैच्योरिटी डेट आती है 26 जनवरी। अब आपको पता है 26 जनवरी तो पब्लिक हॉलीडे है, तो ड्यू डेट क्या मानी जाएगी, 25 जनवरी। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले वाला दिन मानेंगे, बाद वाला नहीं मानेंगे। ठीक है। बट मान लो अगर ये कोई ऐसा दिन आ जाता है जब आपकी मैच्योरिटी डेट आपने निकाली ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद, जो कि एक इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया, पहले नहीं था बट कोई रीज़न की वजह से, मान लो किसी बड़े पॉलिटिशियन की डेथ हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो उस वजह से इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया, तो आपकी ड्यू डेट नेक्स्ट डे मानी जाएगी। जैसे मान लो 5 अगस्त का लेते हैं, मान लो 5 अगस्त को नेशनल हॉलीडे अचानक से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, पहले नहीं था, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया है, तो फिर 6 अगस्त को मैच्योरिटी आपकी मानी जाएगी। और ये 5 अगस्त क्या है, ये जो इनिशियली हमने ड्यू डेट निकाली है ग्रेस पीरियड को ऐड करने के बाद वाली। ठीक है, 5 अगस्त आई, बट 5 अगस्त को इमरजेंसी हॉलीडे है तो 6 काउंट करेंगे। 26 जनवरी को पब्लिक हॉलीडे है, जो सबको पता है पहले से ही होती है, तो फिर हम 25 काउंट करेंगे। यानी इस केस में तो पहला वाला काउंट होगा, और जो ये अब की इमरजेंसी हॉलीडे में, इसमें नेक्स्ट डे काउंट होगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, इनको प्लीज़ ध्यान से करिएगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक स्लाइड बना के इसमें अलग अलग क्वेश्चन डाल के हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ बिल के बारे में। तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। पहले तो हम 3 टाइप देखते हैं, बिल एट साइट, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बिल आफ्टर डेट, और फिर हम पढ़ेंगे बिल आफ्टर साइट। ठीक है। तो बिल एट साइट का मीनिंग क्या है? बिल एट साइट का मतलब है, बिल एट साइट भी बोल सकते हो आप इसको, बिल ऑन प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब वो बिल प्रेजेंट किया जाएगा उसी दिन पेमेंट होगी, यानी कि ये क्या हो गया, पेएबल ऑन डिमांड। जब वो बिल प्रेजेंट कर दिया गया उसी दिन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसमें कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड आपको नहीं दिया जाता है, जैसे ही बिल प्रेजेंट होगा वैसे ही ड्यू हो जाएगा, इसलिए इसमें डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल एट साइट, साइट मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है। तो जैसे ही प्रेजेंट कर दिया बिल वैसे ही ड्यू हो जाएगा, इसमें कोई ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होगा, यानी ये क्या हो गया, बिल पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है। देन देखो नेक्स्ट टाइप है बिल आफ्टर डेट। पहले वाला क्या था, बिल एट साइट, अब है बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या है कि आपको फिक्स्ड पीरियड दिया होगा, 2 महीने या जो भी जितना भी टाइम पीरियड है वो दिया होगा, और ये पीरियड जो है ये कहाँ से शुरू होगा। अगर आपको दिया है कि फिक्स पीरियड आफ्टर डेट लिखा हुआ है, तो ये पीरियड कहाँ से शुरू होगा, जिस डेट से बिल ड्रॉ हुआ है उस डेट से आपको टाइम पीरियड काउंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने सामान उधार बेचा बी को, ठीक है, तो ए बिल राइट करेगा। ए ने बिल जिस दिन राइट किया है ना, उस दिन से फिर 2 महीने 3 महीने जो भी पीरियड है इसका वो लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखो कैसे होता है ये, इसमें हम 3 डेज ग्रेस पीरियड के भी अलाउ करते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन किए उसी टाइप के हैं। तो मान लो एक बिल है 1 जनवरी 2015 की डेट है उस पर, और पेएबल 2 मंथ्स आफ्टर डेट, आफ्टर डेट लिखा हुआ है हमारे पास। अच्छा, अब इस बिल को एक्सेप्ट किया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है, और ड्यू डेट क्या होगी इसकी वो आपको निकालनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी बिल आफ्टर डेट है तो इसमें एक्सेप्टेंस का कोई रोल नहीं होता, एक्सेप्ट कभी भी करो, आपको टाइम कब से काउंट करना है, जिस डेट को बिल लिखा गया था, यानी जो उस पर मैंशनड है जनवरी 1, 2015, यहाँ से आपको 2 महीने काउंट करने हैं। तो February 1 हो गया, फिर March 1 हो गया, तो March 1 पे 2 महीने हो गए। अब March 1 पे 2 महीने हुए हैं, लेकिन हमें तीन दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना पड़ेगा, तो 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 मार्च 2015 वुड बी योर आंसर। ठीक है। तो बिल आफ्टर डेट में आपको ध्यान रखना है कि जिस डेट को बिल लिखा गया है उस डेट से टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। देन आता है बिल आफ्टर साइट। वो जो सबसे पहले किया था वो था बिल एट साइट, फिर हमने किया है बिल आफ्टर डेट, और अब हम कर रहे हैं बिल आफ्टर साइट। ठीक है, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। बिल आफ्टर साइट का मतलब क्या है कि जो पीरियड आप कैलकुलेट करोगे वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से करोगे।
इससे पीछे वाला जो हमने किया था बिल आफ्टर डेट, इसमें हम जिस डेट को ड्रॉ किया गया है बिल, उस डेट को मानते हैं, वहाँ से पीरियड काउंट करते हैं। बट बिल आफ्टर साइट के अंदर क्या है, एक्सेप्टेंस की डेट से हम टाइम पीरियड शुरू करेंगे। इसमें भी हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं। तो जैसे मान लो यही पीछे वाला एग्जाम्पल अगर हम लें, 1 जनवरी 2015 को बिल लिखा गया, 2 महीने बाद ये पेबल था, और पेबल क्या था, आफ्टर साइट। ठीक है, अच्छा एक्सेप्ट हुआ ये 15 जनवरी को, तो आपको ड्यू डेट निकालनी है। तो 15 जनवरी को अगर ये एक्सेप्ट हुआ है और ये आफ्टर साइट है, तो आफ्टर साइट होने का मतलब है जो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे वो 15 जनवरी से करोगे। तो 15 जनवरी से 2 महीने काउंट करो, 15 फरवरी हो गया और 15 मार्च हो गया। अब 15 मार्च में 3 ऐड कर दो, 15 + 3 18, तो 18 मार्च आपका ड्यू डेट होगी। ठीक है, तो यानी हमने 3 केसेस करे। पहला केस किया बिल एट साइट, ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया था बिल आफ्टर डेट, और लास्ट में हमने किया बिल आफ्टर साइट। तो बिल एट साइट जो है वो पेएबल ऑन डिमांड है, उसमें ग्रेस पीरियड का कोई कंसेप्ट नहीं है। बिल आफ्टर डेट में हम पीरियड कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है उस दिन से आप पीरियड काउंट करोगे। और बिल आफ्टर साइट के अंदर क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से आप टाइम काउंट करोगे। बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट दोनों के अंदर ही ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं हम, दोनों में हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। बट डिफरेंस क्या आता है, बिल आफ्टर डेट में हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं जिस डेट से बिल ड्रॉ हुआ है उससे, और बिल आफ्टर साइट के केस में हम क्या करते हैं, जिस डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ है वहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। उसके बाद ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल क्या होते हैं। ट्रेड बिल देखो, नॉर्मल जो बिल हम पढ़ रहे हैं ना, इसी को ट्रेड बिल या ऑर्डिनरी बिल बोल देते हैं कि एक्स ने वाई को सामान उधार बेचा, फिर एक्स ने एक ड्राफ्ट लिखा कि इतनी तारीख को इतने पैसे तुम मुझे दोगे, वाई उसे एक्सेप्ट कर लेता है और ये बिल बन जाता है। तो ये होता है ट्रेड बिल, जो कि ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, परचेजिंग सेलिंग को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अकोमोडेशन बिल क्या होता है, इसका कंसेप्ट आप यूँ समझिए, मान लीजिए कोई पर्सन है ए को पैसा चाहिए, ठीक है, वो जाता है बी के पास। अब बी के पास अभी पैसा है नहीं, बट बी चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। तो ए क्या करता है, एक ऐसे ही बिल लिख देता है कि भाई तुम मुझे इतनी इतनी तारीख को, यानी मान लो 2 महीने के लिए ए को पैसा चाहिए, जस्ट सपोज 2 महीने के लिए ए को 1 लाख रुपए चाहिए, जस्ट सपोज। ठीक है, तो ए एक बिल लिख देता है बी को कि तुम मुझे 2 महीने बाद 1 लाख रुपए दोगे। ठीक है, बी इसको साइन कर देता है। अब ए क्या करेगा, ए के पास ये बिल आ गया ना, ए इसको जाके बैंक में डिस्काउंट करा लेगा। ठीक है, बैंक में डिस्काउंट कराएगा तो इसको पैसा मिल जाएगा। ए को पैसे चाहिए थे, ए को पैसे मिल गए। अब बैंक वाले पैसे किससे लेंगे, मैंने आपको बताया था बैंक वाले मांगेंगे बी से पैसे। अब बी कैसे देगा पैसे, ये 2 महीने के लिए चाहिए थे ना ए को, तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो ए बी को पैसे वापस दे देगा और बी बैंक को दे देगा। इस कंसेप्ट को आप फिर समझ लीजिए। एक पर्सन है ए जिनको पैसा चाहिए, वो अपने दोस्त के पास जाते हैं बी के पास, बी उनकी मदद करना चाहता है बट बी के पास अभी पैसा है नहीं। तो क्या करता है ए बी के नाम पे एक बिल लिख देता है, यानी ए क्या हो गया, यहाँ पे ड्रॉअर हो गया कि तुम मुझे 2 महीने बाद 1 लाख रुपए दोगे। ठीक है, बी इसको साइन कर देता है, बी एक्सेप्टर हो गया। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, मैंने आपको बताया था। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये लेके ए जाता है बैंक के पास में। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, उसको 1 लाख पे कुछ अमाउंट काट के और पैसा दे देगा। तो ए को पैसा मिल गया, जितने टाइम के लिए उसको चाहिए था उसको पैसा मिल गया। अब जब मैच्योरिटी आएगी तो बैंक किससे मांगेगा, बी से मांगेगा ना, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था कि ए जो है वो पैसा पहले ले सकता है बट बाद में बी को पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बी से पैसा मांगेगा क्योंकि इस बिल को एक्सेप्ट तो बी ने किया था। बी ने ये कहा था कि मैं 2 महीने बाद 1 लाख रुपए ए को दूंगा। तो अब बैंक वाले बी से पैसा मांगेंगे और ए क्या करेगा, 2 महीने में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ये पैसा दे देगा बी को, और बी जो है वो फिर बैंक को पैसा दे देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसके पीछे कोई सेलिंग परचेजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।